एक दफ़ा मैं तुम लोगों को जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा सर, लास्ट सेशन में हमने देखा कि IFRS 16 लीजेस इट्स एक्चुअली अबाउट इट्स अ किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट, सही है ना, जो जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक लेसी होता है जो किरायादार होता है और एक लेसर होता है जो मालिक होता है। एक्चुअली आपको पता है कि आपकी जो अकाउंटिंग है, कि मैं आप लोगों को पिछली क्लास का कोई रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बात की कि देखो यार, ये जो आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक्चुअली या तो ये वाकई किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलता है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया जाता है मगर ये अपेरेंटली फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें इन सब्सटेंस जो बेनिफिशियरी है वो किराएदार होता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अपनी लीज को जो है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया जो कि हमने देखना है, यू शैल बी क्लासिफाइंग दैट लीज ईदर एज ऑपरेटिंग लीज माजरत या फिर फाइनेंस लीज। ठीक है सर। फिर हमने बात की कि यार देखो ये क्लासिफिकेशन वगैरह तो हम बाद में बात करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर लीज होती क्या है। स्टैंडर्ड कहते थे, आपने तो एक बड़ी आसान सी ज़बान में बता दिया कि सर लीज जो है किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट है, बट लीज का कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सही है ना। या बाजुकात ऐसा होता है कि अपेरेंटली आपको लगता है कि यार ये तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, बट वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। पुराना जो स्टैंडर्ड था IAS 17, ऑल्दो तुम्हारा उससे ताल्लुक नहीं है, बट आइडिया दे देता हूँ कि 3 स्टैंडर्ड्स नए आए जिस दे आर कंसिडर्ड एज रिवोल्यूशनरी स्टैंडर्ड्स। IFRS 16 जिसने IAS 17 को रिपील किया, IFRS 9 जिसने पुराने IAS 39 को रिपील किया जो है, और IFRS 15 जिसने पुराने IAS 18 को रिपील किया। फिलहाल ये तो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सही है ना। तो IFRS 16 जो है उसका मेन जो लाने का रीज़न था वो वन ऑफ द क्लैरिफिकेशन ऑन लीज की डेफिनेशन, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया चला हुआ है। इनफैक्ट इंडस्ट्री के अंदर जो है इस चीज़ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है बहस हो रही होती है। जैसे बीइंग अ कंसल्टेंट लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हसन हाउ कैन वी स्पेयर आवर सेल्फ फ्रॉम क्लासिफाइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट एज लीज का कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा क्यों बताऊँगा मैं वो तुम लोगों को, ठीक है ना। सिमिलरली IFRS 9, इनफैक्ट कल जो मेरी एक ट्रेनिंग में करवाने गया हुआ था तो वही IFRS 9, क्योंकि इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट अभी काफ़ी जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उस पर जो है देयर इज़ अ एम्बिग्विटी और जो है सम एरियाज़ नीड क्लैरिफिकेशन। तो ये 3 एरियाज़ हॉट टॉपिक चल रहे हैं, यही वजह है कि एग्जामिनर इस पर सवाल देता ही देता है वन वे और अदर वे। तो IFRS 16 जो है क्या कहते हैं, इसमें जो लीज की डेफिनेशन है एग्जामिनर इसके ऊपर 3 से 4 दफ़ा खेल चुका है। तो सर अब लीज की डेफिनेशन है क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है अ लीज इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज। इट मींस राइट टू यूज जो है वो दिया जाता है लेसी को, एन एसेट, एसेट का राइट टू यूज। इसका मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 अहम बातें हैं लेसी के पास। एक तो एसेट होना चाहिए आइडेंटिफाइड, लेसी को पता हो कि कौन सा एसेट का वो इस्तेमाल कर रहा है या कौन से एसेट से फायदे ले रहा है, और दूसरा राइट टू यूज जो है वो लेसी के पास होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जाहिर सी बात है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन जो है वो लेसी को दिया जाएगा, बगैर पैसों के तो नहीं दिया जाएगा। अब सर दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि सर एसेट होना चाहिए इस्तेमाल के लिए और उसका जो राइट टू यूज है वो लेसी के पास होना चाहिए। इट मीन्स अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी नहीं होगी तो इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज लीज का कॉन्ट्रैक्ट, और वो IFRS 16 में डील नहीं होगा, वो कहीं भी डील हो IFRS 16 में डील नहीं होगा। अच्छा सर अब हम बात कर लेते हैं कि एसेट कब आइडेंटिफाइड कहलाएगा, व्हेन वी वुड कॉल एनी एसेट एज आइडेंटिफाइड। तो सर याद रखो उसकी डिफरेंट सिनेरियोज से मैंने बाकायदा नोटिंग भी तुम्हें करवाई थी। सर याद रखो, सर पहला है कि सर एसेट आइडेंटिफाइड होने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना जरूरी है। इज इट द केस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि भाई ये एसेट होगा? नहीं सर, नहीं 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 सर, इट कुड बी एक्सप्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट और इट कुड बी इंप्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जिसके ऊपर हमने इंजन की एग्जांपल ली कि भाई जो है लेट से उमर मेरे पास आता है, हसन मारफानी मुझे आप जो है इंजन्स बना के दो मेरी गाड़ियाँ, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ। अब इंजन के लिए मैंने एक स्पेशली प्लांट खरीदा है, सही है, जो डेडिकेटेडली उमर के लिए इंजन बनाएगा, उमर एंड कंपनी के लिए। तो ऑल दो प्लांट का कहीं जिक्र नहीं है, बट दिस इज इम्प्लाइड कि जो उमर एंड कंपनी है वो इस प्लांट का यूज कर रही होगी। तो पहली चीज, पहला सिनेरियो हमने देखा कि भाई व्हेन वी से दैट एसेट शुड बी आइडेंटिफाइड, तो इट डजंट नेसेसरीली मीन दैट इट शुड मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट कुड बी इंप्लाइड एज वेल।
अच्छा सर, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने ये पहली चीज़ थी, उसके ऊपर हमने सिनेरियो देखा, फिर हमने देखा कि सर बाजुकात जो है, बाजुकात पूरा एसेट आपको नहीं दिया जाता, लेसी को पूरा एसेट नहीं दिया जाता, एक पोर्शन दिया जाता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि यार मेरा एक ऑफिस है, उसके 10 कमरे, तो 10 कमरे अलग अलग बंदे को मैंने दिए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर जो है क्या कहते हैं, क्या वो जो पोर्शन है वो आइडेंटिफाइड कहलाएंगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो अगर तो वो फिजिकली सेपरेबल हैं या फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो फिर तो जो है वो आइडेंटिफाइड कहलाएंगे। जो पोर्शन है, लेट से एक ऑफिस के 10 कमरे हैं, तो हर रूम अलग अलग फिजिकली डिस्टिंक्ट है, सेपरेबल अगर है तो हर रूम जो है आइडेंटिफाइड कहलाएगा। सही है। अच्छा सर, बाजुकात ऐसा होता है कि आपका जो पोर्शन है वो कैपेसिटी होती है, जैसे ऑयल पाइपलाइन हो गई, गैस पाइपलाइन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गई, तो इसमें आप पोर्शन नहीं दे सकते। पोर्शन जो है वो कैपेसिटी की फॉर्म में होता है, वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑयल पाइप, अच्छा सर फिर हमने बात की कि सर अगर लेट से जो है किराएदार को जो एसेट है वो पूरा एसेट नहीं दिया जाता, वो पोर्शन दिया जाता है, तो उस सिनेरियो में हमने देखा कि सर अगर पोर्शन फिजिकली डिस्टिंक्ट है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड। सही है ना। अगर तो पोर्शन कैपेसिटी है, अच्छा सर अब एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी जो है, अब उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, वो 4 बंदों को छोड़ती है, तो वो पोर्शन तो है हर बंदे को, मगर वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है। आप गाड़ी को बीच में से तोड़ के किसी को अलग अलग हिस्सा नहीं दे सकते। बाजुकात सवाल आता है कि सर एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट कब नहीं होगा, तो गाड़ी की एग्जांपल हो गई। अच्छा सर, मूविंग ऑन, तो हमने बात की कि सर बाजुकात अगर कैपेसिटी जो है वो आपको दी जाती है एज अ पोर्शन, तो कैपेसिटी उस वक्त आइडेंटिफाइड कहलाएगी जब आपका वो जो कैपेसिटी है वो या तो आपको 100% दी जाए एज अ लेसी इस्तेमाल के लिए, या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन दिया जाए। सर सब्सटेंशियल पोर्शन हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, इट इम्प्लाइज 90% और मोर ऑफ द पोर्शन। अगर सर सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं है तो फिर एसेट आइडेंटिफाइड, वो जो कैपेसिटी है वो आइडेंटिफाइड नहीं कहलाएगी। ये दूसरा हम लोगों ने सिनेरियो देखा था आइडेंटिफिकेशन के केस में। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस हमने देखा कि सर एसेट आइडेंटिफाइड है बट सप्लायर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल उमर ने बोला कि हसन भाई आप मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दो, आपके पास जितनी भी गाड़ियां हो, 50-100 गाड़ियां, आप मुझे गाड़ी नंबर 5 से जो है ना सर्विसेज पिक एंड ड्रॉप सर्विस दो। मैंने बोला सही है उमर, गाड़ी नंबर 5 से जो है तुम जो है कोई मसला नहीं है, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज के लिए अवेलेबल होगी गाड़ी नंबर 5। मगर मैं बोलता हूं उमर मियाँ कि जब मैं चाहूंगा मैं गाड़ी नंबर 5 को रिप्लेस कर दूंगा, तो आई हैव गॉट द राइट टू सब्स्टिट्यूट। तो सर क्या अगर तो सप्लायर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट दैट एसेट है तो क्या वो एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा? क्योंकि सप्लायर तो जब चाहे एसेट को रिप्लेस कर दे। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो क्या सप्लायर के पास राइट टू सब्स्टिट्यूट सब्सटेंटिव है? अगर तो राइट टू सब्स्टिट्यूट सब्सटेंटिव है तो आप बोलोगे एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। अब सर सब्सटेंटिव राइट का क्या मतलब है? सब्सटेंटिव राइट का मतलब है इकोनॉमिकली वायबल। इसको हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। क्या सप्लायर के लिए इकोनॉमिकली वायबल है ये सब्स्टिट्यूट करना? अगर तो इकोनॉमिकली वायबल होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी जिसको हम कहते हैं, अगर तो इकोनॉमिकली वायबल है। अब लेट से अगर मुझे गाड़ी जो है गाड़ी नंबर 5 पे लेट से किसी और की डिमांड आ गई, वहां से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात थोड़ी है, मैं गाड़ी नंबर 6 डिप्यूट कर दूंगा। आई वुड हैव टू इनकर नो एडिशनल कॉस्ट। मगर इसके बरक्स अगर मैंने उमर को प्लांट लगा के दिया है और प्लांट जो है क्या कहते हैं उमर को, अब मैं बोलता हूँ भाई मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लांट ए की रिक्वायरमेंट आ गई, सही है, इंस्टॉलेशन की हुई है जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो अब मैं अगर सब्स्टिट्यूट करना भी चाहूँ तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पहले प्लांट ए को निकालना, फिर प्लांट बी को लगाना, उमर को देना एज अ सब्स्टिट्यूट, फिर प्लांट ए को दूसरी जगह लगाना, अज्यूमिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, तो मेरे लिए शायद इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। तो सर बताने का मकसद ये है कि सर एसेट आइडेंटिफाइड उस वक्त नहीं कहलाता अगर तो सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट है। राइट नहीं, राइट तो है बट वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है सप्लायर के लिए, तो सप्लायर कभी उसको सब्स्टिट्यूट करेगा ही नहीं, तो एसेट आइडेंटिफाइड कहलाएगा। अच्छा सर, मूविंग ऑन, फिर हमने बात की कि सर देखें एसेट आइडेंटिफाइड तो हो गया,
बट मसला ये है कि सर सिर्फ एसेट होना ज़रूरी नहीं है लेसी के पास, जो राइट टू यूज़ है वो भी लेसी के पास होना चाहिए। सर राइट टू यूज़ के अंदर दो बातें आती हैं। नंबर वन, सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स जो है वो लेसी के होने चाहिए। अब सर ये जो सब्सटेंशियल बेनिफिट है ना, ये यूजेज से रिलेटेड है, ओनरशिप से रिलेटेड नहीं है। सब्सटेंशियल बेनिफिट का मतलब सर 90% और मोर। अब लेट्स से मैं एसेट तो इस्तेमाल करता हूं बट उसका जो है मुझे सिर्फ 50% बेनिफिट मिलता है, तो राइट टू यूज नहीं हुआ, बिकॉज आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर द सब्सटेंशियल बेनिफिट ऑफ दैट एसेट। ठीक है। अच्छा सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सब्सटेंशियल बेनिफिट है ये यूजेज से, अगर ओनरशिप से रिलेटेड कोई बेनिफिट है और वो लेसी को नहीं मिल रहा तो इसका ये मतलब नहीं है तो उसके पास राइट टू यूज नहीं है। उसके ऊपर हमने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल की थी, IFRS 16 की जो है, ये अभी जो है तुम्हें IFRS का जो है वो तो अभी फिलहाल एक जो है नोटिस आया है, उसमें जो है क्या कहते हैं IFRS के ऊपर ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है कि भाई नहीं लेके जानी, बट जो है जो पार्ट बी है आपका, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट यू नो व्हेन IFRS बुक इज़ देयर। ये जैसे ये देख रहे हो तुम, ये मैंने इधर वो रेफरेंसेस भी डले हुए हैं, IFRS 16 IE9 है, तो ये बाकायदा एग्जाम्पल्स हैं जो दी हुई है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को जो है वो थोड़े से क्वांटिफाई करके पेपर में दे देता है। IFRS 15 में इसका ये तरीका है वारदात है, स्पेशली क्योंकि वहाँ उसने तकरीबन 40-50 केसेस दिए हुए हैं। तो सर खैर, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है IFRS भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ना भी सिखाऊंगा तुम लोगों को, बट अभी नहीं, ऑब्वियसली बाद में। तो सर आगे बढ़ते हैं। फिर सर सवाल ये पैदा होता है कि देखें सर आपने एक एग्जांपल दी थी, अगर आप रिकॉल करें कि सर राइट टू यूज़ में क्या सिर्फ बेनिफिट आता है? ये वही वाली बात होती है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, या गुठलियाँ खिनने का भी राइट, कि किस तरीके से आम उगेगा वो भी राइट लेसी के पास होना चाहिए जब हम राइट टू यूज़ की बात करते। तो उस पर मैंने तुम्हें बोला कि देखो राइट टू यूज़ में ना बेनिफिट्स के साथ साथ हाउ टू यूज़, कंट्रोल कौन करेगा उस एसेट को, इस्तेमाल कैसे होगा वो भी लेसी के पास होना चाहिए। इस पर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि भाई उमर को जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज चाहिए होती हैं, सही है, गाड़ी भी आइडेंटिफाइड है, उमर के लिए ही है ये गाड़ी, कोई और बेनिफिट नहीं लेगा। मगर मैं उमर को बोलता हूँ कि उमर मियाँ आपको जहाँ जाना हो ना, आप मेरे ड्राइवर को बता दीजिएगा, वो आपको छोड़ देगा, आप ज़्यादा मत सोचिएगा कि कौन सा रूट लें कौन सा रूट ना लें, सही है ना, दिमाग नहीं चलाइएगा। तो इस सिनेरियो में क्या राइट टू यूज़ उमर के पास है? नो, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो उस पर मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार, अगर तो सप्लायर के पास, जैसे अभी के केस में लेसर के पास है, तो सर याद रखें वो तो लीज है ही नहीं, क्योंकि राइट टू यूज़ है ही नहीं लेसी के पास। अगर तो लेसी के पास है, कस्टमर के पास है राइट टू यूज कंट्रोल, जैसे गाड़ी उमर बताता है, उमर के ऊपर है भाई, वो जहां ले जाना चाहे ड्राइवर को, सही है, जिस रास्ते से ले जाना चाहे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये लीज है, प्रोवाइडेड के दूसरी कंडीशन पूरी हो। या फिर बाज़ ऐसा होता है कि सर वो जो एसेट होता है ना, उसका एक प्री डिटरमाइंड यूजेज होता है। इस पर हमने एक एग्जांपल भी की थी कि आपका जो है चार्टरशिप की, अगर प्री डिटरमाइंड यूजेज है तो हम ये देखते हैं कि सर एसेट का जो यूज़ है, सर इसका जो इस एसेट को जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, या फिर इसका जो डिज़ाइन बनाया है प्री डिटरमाइंड यूजेज वो किसने बनाया है। अगर तो ऑपरेट या वो जो डिज़ाइन है वो लेसी ने बनाया है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर यहां तक हमने लास्ट सेशन में बात की थी। आई होप सर आपको क्लियर है। इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी, एनी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू लास्ट क्लास, प्लीज डू लेट मी नो, एल्स वी शुड मूव ऑन। अब सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीज जो है ना, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ, जो एक जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी होता है एक लेसर होता है। एक लेसी है और एक है लेसर, ठीक है, ये तो थी पार्टीज। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि सर, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जो लीज है ना, ये दो टाइप्स की हो सकती है, बल्कि मैं इधर ही बनवा देता हूं। ये जो लीज है ये लेसी के पर्सपेक्टिव से भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, लेसर के पर्सपेक्टिव से भी दो टाइप्स की हो सकती हैं। लेसी के पर्सपेक्टिव से ये ऑपरेटिंग लीज हो सकती है, जिसको हम सिंप्लीफाइड अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, जो करेक्ट टर्म है ना वो सिंप्लीफाइड अप्रोच है। इधर मैं तुम लोगों को एक क्लैरिफाई कर दूं, सही है ना, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। लेसी के पर्सपेक्टिव से जो है, जो असल टर्म है ऑपरेटिंग लीज की, वो है सिंप्लीफाइड अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है जनरल अप्रोच।
जिसको आम फहम ज़बान में फाइनेंस लीज भी कहते हैं। एंड सेम अप्रोच गोज फॉर लेसर ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। अच्छा, एक इधर बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, सही है ना। अब उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे अभी यूनिलीवर की जो एमआरएस हैं वो मेरी बैचमेट ही हैं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं मेरी। तो सर वो ये बता रही थी, बल्कि जब उनसे डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई देखो लेसी के पर्सपेक्टिव से और लेसर के पर्सपेक्टिव से दो लीजेज हैं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। असल में भाई लेसी के पर्सपेक्टिव से ना नाम चेंज हो गया है। अब ऑपरेटिंग लीज को लेसी के पर्सपेक्टिव से सिंप्लीफाइड अप्रोच कहते हैं, और लेसर और जो है क्या कहते हैं, और जो फाइनेंस लीज होती है उसको जनरल अप्रोच कहते हैं। तो ये चीज करेक्ट कर लेना, ऑल दो उन दोनों का ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है, बट लेसी के पर्सपेक्टिव से नाम चेंज हो चुका है। इट्स नो मोर ऑपरेटिंग लीज, इट्स सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो ये आजकल इंटरव्यूअर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ लेसी के पर्सपेक्टिव से कितनी टाइप्स है, तो बच्चा नॉर्मली बोलता है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, जबकि लेसी के पर्सपेक्टिव से अब नाम चेंज हो चुका है। ऑपरेटिंग लीज को सिंप्लीफाइड अप्रोच कहते हैं और फाइनेंस लीज को जनरल अप्रोच कहते हैं। तो ये कहीं नोट कर लेना अपने पास। तो सर आपने ऑपरेटिंग और स्लैश फाइनेंस लीज, क्योंकि इधर काफ़ी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर जो है क्या कहते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा कि भाई ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, तो उनको कनेक्ट करवाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम्हें समझाने के लिए मैं सिंप्लीफाइड अप्रोच को ऑपरेटिंग लीज साइमल्टेनियसली भी कहूँगा और समझाने के लिए जनरल अप्रोच को मैं फाइनेंस लीज भी कहूँगा। बट ये चीज़ याद रख लेना कि लेसी के पर्सपेक्टिव से जो है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज अब नाम नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट शायद वही होगा, बट लेसी के पर्सपेक्टिव से नाम चेंज हो चुका है। अच्छा सर, विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीज विद रिस्पेक्ट टू लेसी। हम इस एरिया पे फोकस करेंगे, अच्छा सर, अब हम बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ लीज फ्रॉम लेसी पर्सपेक्टिव। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि देखो लीज में जो है दो पार्टीज होती हैं, एक लेसी होता है, एक लेसर होता है। तो जाहिर सी बात है जो टाइप्स ऑफ लीज हैं वो लेसी के पर्सपेक्टिव से भी दो होंगी और लेसर के पर्सपेक्टिव से भी दो होंगी। फिर मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार लेसी के पर्सपेक्टिव से जो है ना अब नाम चेंज हो चुका है। ऑपरेटिंग लीज जो है उसको सिंप्लीफाइड अप्रोच कहते हैं और फाइनेंस लीज को जनरल अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे यही नाम यूज करूंगा। हाँ, लेसर के पर्सपेक्टिव से भाई ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज जो है वो नाम है। इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह भी तुम फर्म या इंडस्ट्री में जाओगे तो ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं कि सर लेसी के पर्सपेक्टिव से जो है टाइप्स ऑफ लीज, जैसा कि हमने बात की सिंप्लीफाइड अप्रोच और जनरल अप्रोच है। अब सर ये अप्रोचेज में होता क्या है, देखो याद रखो सिंप्लीफाइड अप्रोच में ना स्टैंडर्ड बोलता है कि ये देखो नॉर्मल किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉर्मल किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंप्लीफाइड अप्रोच में ये जो लीज है ये नॉर्मल किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम बोलते हैं किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट है तो लेसी बीइंग अ किरायादार उसको क्या पे करना होता है, लेसी बीइंग अ किरायादार उसको क्या पे करना होता है, जल्दी से बताओ सर। रेंट पे करना होता है, सही है ना। तो उसकी बुक्स में आ जाता है रेंट एक्सपेंस, सही है ना। नॉर्मल किरायादारी के कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, रेंट पे करते हो, रेंट एक्सपेंस। अच्छा, अब आपको पता है कि जरूरी नहीं है जितना एक्सपेंस हो उतना ही पेड हो, जरूरी नहीं है। तो रेंट पेड भी होता है, बाजू का तो आपको पता है ना क्वार्टरली पेमेंट हो रही होती है रेंट की, या एडवांस में जो है वो लैंडलॉर्ड ले रहा होता है, सही है। और सर क्या आ सकता है, रेंट प्रीपेड या फिर रेंट पेएबल, यही केसेस आ सकते हैं ना भाई। अगर जितना एक्सपेंस है उतना पे नहीं हुआ तो या तो रेंट पेएबल आएगा या प्रीपेड रेंट आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा सर, इसकी प्लॉटिंग देख लेते हैं, क्योंकि आपको याद, अब आपको पता है कि अब आप लोग बड़े हो गए हो। FR2 में जो है एग्जामिनर इज मोर फोकस्ड ऑन द रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर साइड। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो कि कौन सा आइटम जो है कहाँ जाएगा। रेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, बचपन में जो हमने पढ़ा था, जिन बच्चों ने मुझसे इंट्रो पढ़ा हुआ है कि सर जो है एक्सपेंस और इनकम PNL में जाते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो भी पेमेंट होती है वो कैश फ्लोज में जाती है। रेंट एक्सपेंस SOCI में जाएगा। रेंट पेड कहाँ जाएगा, सर रेंट पेड आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जाएगा। रेंट पेएबल या प्रीपेड क्या जाएगा, SOFP में जाएगा। सही है, सिंपल इज दैट। सिंप्लीफाइड अप्रोच कोई मुश्किल नहीं है,
सही है ना, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अच्छा सर, सिंप्लीफाइड अप्रोच में एक चीज़ मैं लिख देता हूँ इधर, रेंट एक्सपेंस is booked on straight line basis over tenure of lease। सर जो आप रेंट एक्सपेंस बुक करते हो ना वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर करते हो, सही है सर। वो कैसे, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, यू डोंट नीड टू वरी, सही है। अच्छा सर, जनरल अप्रोच में स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार ये किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जनरल अप्रोच में स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये किरायादारी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली एसेट इन सब्सटेंस जो है ना वो किराएदार का हो चुका है। आप उसको नाम लीज का दे रहे हो, किराए के कॉन्ट्रैक्ट का दे रहे हो, बट ये किराए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एसेट जो है वो एक्चुअली लेसी के पास जो है वो चला गया है, या लेसी इन सब्सटेंस उसका बेनिफिशियरी है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार जनरल अप्रोच में अब जो एसेट होगा ना वो लेसी की बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा, या राइट टू एसेट जो होगा वो अब लेसी की बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा, जिसको आप कहते हैं ROU है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, ROU। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि भाई इन सब्सटेंस बेनिफिशियरी, अब स्टैंडर्ड बोलता है लेसी के पर्सपेक्टिव से छोड़ दो, अभी इन सब्सटेंस बेनिफिशियरी भी ना देखो, क्योंकि आप अगर थोड़े दिनों का भी राइट ले रहे हो, लेट से 15 महीने का भी राइट ले रहे हो तो टेक्निकली है राइट, आप एक दिन का भी राइट ले रहे हो तो है राइट, आप 2 महीने का भी राइट ले रहे हो तो है तो राइट, आपके पास राइट टू यूज तो है ना। यही वजह है कि IFRS 16 में इसका नाम चेंज होके जो है ROU हो गया, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो पुराना स्टैंडर्ड था उसमें नाम था लीज्ड एसेट का, मगर IFRS 16 में बोला कि भाई देखो राइट तो राइट है ना, वो चाहे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 4 दिन का हो। तो जनरल अप्रोच के अंदर आप क्या करते हैं, लेसी जो है कोई रेंट वगैरह बुक नहीं करता, लेसी बुक करता है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, सही, क्योंकि उसके पास राइट है। अच्छा जाहिर सी बात है, जब वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बुक करता है तो फिर जाहिर सी बात है इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसकी, वो एक साथ तो पे ऑफ नहीं करता, तो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी भी आ जाती है। अब सर इस लायबिलिटी को आप कहते हो लीज लायबिलिटी, इस लायबिलिटी को आप कहते हो लीज लायबिलिटी, ठीक है ना। नाम है, आप इसको कुछ भी कह देते, चूंकि ये लीज से रिलेटेड है तो इसका नाम कह दिया लीज लायबिलिटी। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जब ROUA आया तो तुम्हें पता है कि साथ वो डेप्रिसिएशन भी लेकर आएगा, सही है। तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट जो है वो अपने साथ डेप्रिसिएशन भी लेकर आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है। और जाहिर सी बात है जब लीज लायबिलिटी आई है तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेकर आएगी, ऐसा ही है ना सर। अब जाहिर सी बात है कि भाई देखो, जब आप एवरी लायबिलिटी ब्रिंग्स इन फाइनेंस कॉस्ट नॉर्मली, अब सर जाहिर सी बात है कि आप पे भी तो करोगे एज अ लेसी, तो वो जो पेमेंट होती है दिस इज कॉल्ड रेंटल्स पेड। सर ये कैसे होता है बाकायदा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यू डोंट नीड टू वरी, रेंटल्स पेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो रेंटल्स पेड है, अब आपको पता है ना कि जब आपकी लायबिलिटी है उसके साथ इंटरेस्ट है, लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट, लायबिलिटी जो होती है उसमें वो P प्लस आई होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या प्योरली P होती है। लायबिलिटी क्या होती है सर, याद रखो लायबिलिटी में ना सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आता है, ये चीज याद रखना, ये याद रखना, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आता है। और ये जो रेंटल आप पे करते हो एज अ लेसी जो आप रेंटल पे करते हो सर, इसमें प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है, दोनों आते हैं। जाहिर सी बात है ना कि जब मुझे पे ऑफ करना होगा तो वो बंदा मुझसे प्रिंसिपल भी लेगा, लायबिलिटी भी जो है वो लेगा, और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रिटर्न वो भी लेगा। तो सर आए इसकी प्लॉटिंग देख लेते हैं, जल्दी से इसकी प्लॉटिंग देख लेते हैं। इसको डिटेल में भी हमने देखना है तो मैं तुम लोगों को सिर्फ बर्ड्स आई व्यू, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कहाँ चार्ज होगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, SOCF, कहाँ चार्ज होगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। सर बैलेंस शीट में चार्ज होगा SOFP, सही है सर, बैलेंस शीट में चार्ज होगा। अच्छा सर लीज लायबिलिटी कहाँ चार्ज होगी, लीज लायबिलिटी SOCI, आई एम सॉरी SOFP लायबिलिटी है,
शुक्रिया सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंसेस हैं, कहाँ चार्ज होंगे? एसओसीआई। रेंटल्स पेड कहाँ चार्ज होंगे? एसओसीएफ। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि जनरल अप्रोच में स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई लेसी इज सपोज कि वो एक तरफ राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट बुक करे, दूसरी तरफ लीज लायबिलिटी बुक करे, सही है, और राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करे और लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करे, सही है, और जो रेंटल पे कर रहा है वो पे करे। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि सिंप्लीफाइड अप्रोच में लेसी सिर्फ और सिर्फ रेंट एक्सपेंस बुक करता है, सही है, और अगर कोई पेमेंट वगैरह होती है तो वो इस एसओसीएफ में दिखा देता है। अलबत्ता जनरल अप्रोच में जो है राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और रेंटल्स पेड जो है वो बुक कर रहा होता है। इसके ऊपर डिटेल में भी हमने देखना है और हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मुस्तफ़ा ने बोला सर ये रेंटल क्या होता है और जो है क्या ये रेंट जो पे करते हैं सिंप्लीफाइड अप्रोच में, जो आपने रेंट लिखा है और ये जो रेंटल है क्या ये सेम चीज़ है? सर आपस की बात बताऊं, अगर तुम 5 सालों की प्लॉटिंग करो तो ये जो सिंप्लीफाइड अप्रोच वाला रेंट एक्सपेंस है और ये जो रेंटल पेड है वो सेम हो जाएगा। बट फिलहाल तुम समझ लो कि थोड़ा सा डिफरेंस है। सिर्फ मुस्तफ़ा ने सवाल किया है तो मैं बता रहा हूं कि सर आपने लिखा है रेंटल पेड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। सर वो कैसे? आसान सी एक एग्जांपल ले लो। मुझे बताओ मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेने के लिए आया, मोटर व्हीकल। तुमने बोला हसन मारफानी साहब, एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल ले रहे हैं, हाथ में कैलकुलेटर लेके मुस्तफ़ा तुमने बताना है कैश प्राइस में अगर तुम लोगे मुझसे तो मैं 1 मिलियन में तुम्हें गाड़ी दे दूंगा। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने बोला यार मैं कैश में तो नहीं दे सकता। तो मुस्तफ़ा तुम मुझसे क्या चार्ज करोगे बताओ? तुम मुझसे क्या चार्ज करोगे? तुम बोलोगे यार हसन चलो सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं तो ठहरा बनिया, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे जो है ना क्या कहते हैं कि तुम जो है भले 3 सालों का टाइम ले लो, 3 सालों का टाइम ले लो और तुम मुझे जो है 12 लाख रुपए पे कर देना 3 सालों बाद टोटल आफ्टर 3 ईयर्स, सही है। अब मुझे आप मुस्तफ़ा ये बताओ कि आपका जो प्रिंसिपल लगा है, प्रिंसिपल इस गाड़ी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 1 मिलियन, ऐसा ही है। और सर आप उसके ऊपर जो रिटर्न कमा रहे हो, जाहिर सी बात है आपका 1 मिलियन पैसा लगा हुआ है तो यू वुड बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न, वो कमा रहे हो 2 लाख का, तो टेक्निकली ये इंटरेस्ट है ना एक तरीके से। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप जो उससे रिकवर करोगे, पूरा रिकवर करोगे 3 सालों में, वो कितना रिकवर करोगे? 12 लाख। अब अज्यूम करता हूं ये जो 12 लाख है आप जो है इंस्टॉलमेंट्स में उससे रिकवर करते हो, अज्यूम कर रहा हूं इक्वल इंस्टॉलमेंट से, तो 12 लाख को डिवाइडेड बाई 3 करो तो आपकी पर ईयर इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है? 4 लाख पर ईयर। ये जो 4 लाख पर ईयर है इसको क्या मैं रेंटल कह सकता हूं? जी सर बिल्कुल रेंटल कह सकता हूं। अब मुस्तफ़ा मुझे ये बताओ, ये जो रेंटल है इसके अंदर पी है या पी प्लस आई है या आई है? जल्दी से बताओ। ये जो रेंटल है 12 लाख को तकसीम किया है 3 से, खुद बताओ इसमें पी है या आई? हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर रेंटल पेड में पी प्लस आई दोनों क्यों आता है। देखो आपकी लीज लायबिलिटी जो है ना, आप या आपके पर्सपेक्टिव से जो है, या तुम ये समझ लो कि तुमने गाड़ी खरीदी है मुझसे उधार पे, इसको अदर वे राउंड कर लो। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर अब हम बात करते हैं आगे कि भाई सिंप्लीफाइड अप्रोच कहाँ यूज़ करनी है, जनरल अप्रोच कहाँ यूज़ करनी है। अच्छा सर हमने देखा कि सर टाइप्स ऑफ लीज क्या होती हैं, सही है, लेसी के पर्सपेक्टिव से, लेसर के पर्सपेक्टिव से। फिर मैंने तुम्हें बताया कि सर लेसी के पर्सपेक्टिव से 2 अप्रोचेस हैं, सिंप्लीफाइड अप्रोच जिसमें हम लोग ये आइटम्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, जनरल अप्रोच में ये 5-6 आइटम्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर अब हम देख लेते हैं कि सर किस जगह पे हमें सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज़ करनी है, किस जगह पे हमें जनरल अप्रोच यूज़ करनी है। अब सर याद रखें स्टैंडर्ड बोलता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लेसी की कोई भी लीज होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरल अप्रोच में क्लासिफाई होगी। जो भी लीज होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल अप्रोच में क्लासिफाई होगी। फॉर लेसी एनी लीज बाय डिफ़ॉल्ट शैल बी क्लासिफाइड यूजिंग जनरल अप्रोच, सिंपल एज दैट, कोई दूसरी बात नहीं है। अलबत्ता अगर तो ये 2 सिनेरियोज होंगे, सिनेरियो नंबर 1
या सिनेरियो नंबर 2 या के साथ जो एसेट है या तो वो लो वैल्यूड हो या फिर जो लीज का टर्म है वो शॉर्ट टर्म है, तो फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि आप चाहो तो आप सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेसी शेल बी क्लासिफाइंग ऑल ऑफ हिज और हर लीज यूजिंग जनरल अप्रोच, जिसको हम ROUA अप्रोच भी कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 सिनेरियोज which are as follows. If there is any of the 2 scenario, then lessee has got the option, not compulsory option, to classify his or her lease as simplified approach. मतलब रेंट एक्सपेंस बुक कर ले सिर्फ। सब वो 2 सिनेरियोज क्या हैं, या तो वो जो एसेट है वो लो वैल्यूड हो या तो फिर लीज का जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, देयर आर 2 अप्रोचेस टू क्लासिफाइंग लीज from lessee perspective. One is simplified approach and other is general approach. By default all of the lease of the lessee shall be classified using general approach, जिसको दूसरी ज़बान में ROUA approach भी कहते हैं, except for 2 scenarios in which lessee has got the option to classify his or her lease as simplified approach. Sir, what are those 2 options? What are those 2 scenarios? If the asset is low valued, sir, what is meant by low valued बताता हूँ, अभी पूरी encyclopedia खोलूंगा। या फिर जो लीज का टर्म हो वो शॉर्ट टर्म हो। सर शॉर्ट टर्म कितना होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अभी पढ़ेंगे। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब एक एक करके हम बात करते हैं सर लो वैल्यूड एसेट कौन सा कहलाता है, शॉर्ट टर्म लीज कौन सी होती है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर लो वैल्यूड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं। सर लो वैल्यूड एसेट्स स्टैंडर्ड में जो है वो क्या कहते हैं कि सच कहीं भी मेंशन नहीं है, अलबत्ता जो है क्या कहते हैं कि एक फर्म ने, वन ऑफ द बिग 4 एक्चुअली रोट अ लेटर टू द रेगुलेटरी बॉडी एंड दे आस्क के लो वैल्यूड एसेट आपके दिमाग में क्या था, तो दे जस्ट गिव अस द बॉल पार्क नंबर कि भाई लो वैल्यूड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू $5000 या उससे कम हो और लेस। तो सर लो वैल्यूड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू $5000 या उससे कम हो। अगेन दिस इज ओनली अ बेंचमार्क अमाउंट, इट मे डेविएट, अलबत्ता वो अभी फिलहाल तुम्हारे लेवल के लिए नहीं है, तो बस ये एक बॉल पार्क नंबर याद रख लो। तो सर पाकिस्तानी सिनेरियो में $5000 को मल्टीप्लाई करो 285 से, कल का जो रेट है कितना बनता है। पाकिस्तानी सिनेरियो में $5000 को मल्टीप्लाई करो 285 से, कितना बनता है, $14,25,000। इक्विवेलेंट टू 1.425 मिलियन। इट मीन्स पाकिस्तानी सिनेरियो में कोई भी आइटम जो तो 14,25,000 रुपये से कम का होगा, सही है ना, वो लो वैल्यूड एसेट क्लासीफाई होगा। ठीक है सर, इस स्टैंडर्ड के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं बट वो भी तुम्हारे लेवल के लिए रेलेवेंट नहीं है, हम लोग किसी और डगर पे निकल जाएंगे। तो इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन जो तुम्हारे लेवल की चीज़ें हैं वो तुम्हें बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर लो वैल्यूड एसेट जो है वो कौन से एसेट्स होंगे सर, जिनकी वैल्यू $5000 या उससे कम की हो। पहली चीज़, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ सर, सवाल ये पैदा होता है कि एक गाड़ी आपने खरीदी, जब खरीदी तो उसकी वैल्यू थी 60 लाख रुपए, मगर आज जब आप लीज में कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, सही है, तो उस वक्त वैल्यू है लेट से 10 लाख रुपए, तो क्या ये लो वैल्यूड एसेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? द आंसर इज नो। आप इसकी वैल्यू देखेंगे एज इफ अगर ये नया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, अगर तो ये नया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, तो वो लो वैल्यूड एसेट होगा। अगर तो ये नया होता तो 14,25,000 रुपये से पाकिस्तानी टर्म्स में कम होता या $5,000 या उससे कम होता, तो इट वुड हैव बीन टेकन एज लो वैल्यूड एसेट। अगर पुराना आज जो है वो क्या कहते हैं $5,000 से कम का है, बट अगर ये नया होता और $5,000 से ज़्यादा का होता तो इट वुडंट हैव बीन क्लासिफाइड एज लो वैल्यूड। दूसरी चीज़ सर याद रखें, तीसरी चीज़ बल्कि सर, बाज़ औक़ात आप लो वैल्यूड एसेट लीज पे ले रहे हैं इस नीयत से कि आप उसे आगे सब लीज करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है जैसे गाड़ियाँ जो कंपनीज वगैरह हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है मोटरसाइकिल जो है वो बैंक से निकलवाती हैं।
कि अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो क्या कहते हैं लीज पर जो है वो बाइकें देंगी। तो बाइकें जो है जाहिर सी बात है, वो 14 लाख की तो कोई बाइक नहीं है ना, अनलेस कि वो कोई हैवी बाइक हो, तो वो 50 60 1 लाख, आजकल के इन्फ्लेशन में 1.5 2 लाख की। तो सर अगर तो लेसी की ये नियत है कि आगे वो उसे सब लीज करेगा, सब लेट करेगा, तो चाहे वो लो वैल्यूड एसेट हो, बस उसके ऊपर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी, उसको फिर जनरल अप्रोच यूज करनी है। कंडीशन नंबर 4 या मॉडलिटी नंबर 4 कि सर जब भी आप लो वैल्यूड एसेट की बात कर रहे हो ना, तो आप देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं। एसेट्स तो अलग अलग हैं, ये एसेट बाय एसेट आप देखोगे, एसेट्स तो अलग अलग हैं बट वो इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल पूरी एक असेंबली लाइन होती है जिसके अंदर 4-5 मशीन होती हैं, सही है ना, तो हर मशीन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कोई मशीन 2000 की है, कोई 1000 की है, कोई 3000 की है। तो सर मैं मानता हूं कि वो मशीन्स अलग अलग हैं, बट चूंकि वो इंटरडिपेंडेंट है तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसको क्यूमुलेटिवली, चूंकि सिंस दे आर इंटरडिपेंडेंट, तो आपने क्यूमुलेटिवली देखना है कि क्या उसकी वैल्यू $5000 या उससे कम की है। अगर क्यूमुलेट करके भी तो फिर तो ये लो वैल्यूड है। बट अगर इंटरडिपेंडेंट एसेट्स की इंडिविजुअली वैल्यू कम है $5000 से, बट जब आप क्यूमुलेट करते हो तो वो $5000 से ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर लो वैल्यूड एसेट नहीं कहलाएंगे। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं क्विकली एक काम करता हूँ, ये जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं लो वैल्यूड एसेट के हवाले से, वो मैं लिखवा देता हूँ। नंबर 1, लो वैल्यूड एसेट कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू $5000 या उससे कम की हो। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 मैंने क्या बताई थी? वैल्यू shall be considered as if asset was new। अगर एसेट नया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, आप उस वैल्यू पे देखेंगे, चाहे वो पुराना हो गया, आज $5000 से कम का हो गया, बट नया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, यू वुड कंसिडर दैट। नंबर 3, इफ asset is for sublease, although it would be low valued but exemption won't apply। नंबर 4, in case of interdependent assets cumulative figure of all assets shall be taken। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। लो वैल्यूड एसेट के हवाले से ये 4 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, विच एसेट वुड बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यूड whose value is $5000 or less than that, but again that's only a benchmark number. There are some exceptions to that, but I am not going to go or deep dive into that for now. This is only relevant for you। Number 2, सर आप जब एसेट की वैल्यू देख रहे होगे तो देखोगे एज इफ अगर ये नया होता तो किसकी वैल्यू क्या होती है। ऐसा नहीं है कि एक एसेट है जो 60 लाख का था जब आपने खरीदा था, आज लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो वो 5 लाख का है, रुपए का है, मतलब $5000 से कम का है, तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो लो वैल्यूड हो गया। नो 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 नो, अगर तो ये नया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती अगर आज ये नया होता। अच्छा, इसी तरीके से तीसरी कंडीशन सर, अगर आपने जो है या मॉडलिटी, अगर आपने कोई एसेट को लीज पे लिया है चाहे वो लो वैल्यूड है, जैसे बाइकों की एग्जांपल दी मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर तो जो है आपने इस नियत से लिया है कि आप अगर इसे सब लीज करोगे तो माना ये लो वैल्यूड एसेट है, बट इसके ऊपर एग्जेम्पशन मतलब जो है सिंप्लीफाइड अप्रोच आप यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 4, सर जब आप लो वैल्यूड एसेट को जो है डिटरमाइन करते हो और इंटरडिपेंडेंट एसेट्स होते हैं तो यू नीड टू एक्चुअली लुक एट द फिगर ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस। सही है ना, जैसे एक पूरी असेंबली लाइन है उसमें 4 एसेट्स हैं,
इंडिविजुअली कोई 2000 का है, कोई 1000 का है, कोई 3000 का है, तो माना इंडिविजुअली जो है वो लो वैल्यूड नहीं है, बट सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो यू नीड टू लुक आउट फॉर द वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज अ लो वैल्यूड एसेट और अदर वे अराउंड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव फिगर, क्योंकि वो इंडिविजुअली तो वो एसेट कुछ है ही नहीं ना। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब जल्दी से हम लोग एक इसके ऊपर अच्छी सी एग्जाम्पल करते हैं, देन वी शैल क्विकली मूव ऑन। आए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस सिनेरियो। कंसीडर द फॉलोइंग नॉन रिलेटेड एसेट्स। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। For each of the leases referred to above, briefly explain whether the leased asset is a low value asset and thus whether the lease could be accounted for in terms of the simplified approach, that is whether or not the low valued asset recognition exemption is available। यानी सर एक तो हमें बताना है कि लो वैल्यूड एसेट है या नहीं, और फिर उसके ऊपर सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें लो वैल्यूड एसेट होने के बावजूद भी जो है वी कांट एक्चुअली go for the simplified approach exemption। रीज़न बीइंग कि सर जो है क्या कहते हैं, रीज़न तो चलो मैं फिर तुम्हें बाद में बताऊंगा, जो है अभी थोड़ी देर जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार अगर तो तुमने जो है सबलीज करने के लिए जो है वो एसेट को लीज पे लिया है तो चाहे वो लो वैल्यूड एसेट हो, यू कांट एक्चुअली गो फॉर द सिम्प्लीफाइड अप्रोच एग्जेम्पशन। ठीक है, ये वाहिद है कि लो वैल्यूड एसेट होकर भी आपने सिम्प्लीफाइड अप्रोच यूज़ नहीं करनी। ए, an entity entered into a lease over a new personal computer with a value of $4000। सो $4000 का जो है हमने जो है एक कंप्यूटर जो है वो लीज के लिए हम लोग उसमें एंट्री की है। द रिटेलर रिगार्ड्स द अमाउंट ग्रेटर देन $2000 टू बी मटीरियल। भाई उसके लिए जो भी हो, हमने जो है यहाँ स्पेसिफिकली इस स्टैंडर्ड के लिए हमने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है $5000 या उससे कम का। तो सर क्या ये लो वैल्यूड एसेट कहलाएगा? यस, दिस इज लो वैल्यूड एसेट, LVA। क्या इसके ऊपर एग्जेम्पशन अप्लाई होगी? व्हेन आई से एग्जेम्पशन इट मीन सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज करने की इजाजत। एग्जेम्पशन, यस, एग्जेम्पशन का मतलब है फ्रॉम जनरल अप्रोच, इट मीन्स इजाजत टू यूज सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉर दिस। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ लीज एज अ लेसी ओवर अ सेकंड हैंड कंप्यूटर विद अ करंट वैल्यू ऑफ $2000 एंड अ न्यू वैल्यू ऑफ $20,000। तो सर अभी इसकी वैल्यू है 2000, अलबत्ता अगर ये नया होता तो इसकी वैल्यू होती 20,000। ज़ैनब और जो है मेरे ख्याल से हसनैन का शायद सवाल था, सही है। तो सर क्या ये लो वैल्यूड एसेट है? नो। एग्जेम्पशन अप्लाई होगी, एग्जेम्पशन फ्रॉम जनरल अप्रोच, इट मीन्स टू यूज सिंप्लीफाइड अप्रोच। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ लीज ओवर अ न्यू टैबलेट विद अ वैल्यू ऑफ $2000। द एंटिटी इंटेंड्स टू लीज दिस एसेट टू एन एम्प्लॉई। भाई एक एसेट लीज पे लिया एंटिटी ने और इस नियत से लिया कि आगे इसको सब लेट करेगी, सब लीज करेगी। भाई मैंने किराए पे एक एसेट लिया और आगे मैंने सोचा है वापस इसको फर्दर किराए पे लगाऊंगा, तो सर क्या ये लो वैल्यूड एसेट है? यस। क्या इस पे एग्जेम्पशन? ये सोनिया का जवाब, एग्जेम्पशन अप्लाई होगी? नो। ये वाहिद केस है जिसमें जो है लो वैल्यूड एसेट तो है बट एग्जेम्पशन वोंट बी अप्लाइड। रीजन बीइंग the lessee has leased this asset with an aim for subletting it, lease D. An entity entered into a 5 separate leases. The first lease is over a new factory machine with a value of $2000। The machine is a baseline machine that comes without an engine and certain key components, all of which must be acquired from other suppliers। सर एक हमने जो है क्या कहते हैं फैक्ट्री मशीन खरीदी है, अब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग जगहों से मिलेंगे बट वो सब मिल के साथ चलते हैं, सही है ना। ये बगैर मशीन इंजन की तो मशीन चल नहीं सकती ना, अंडरस्टूड सी बात है। द सेकेंड लीज इन्वॉल्व द लीज ऑफ द न्यू इंजन विद अ वैल्यू ऑफ $5000, सही है। द रिमेनिंग 3 लीजेस इन्वॉल्व द 3 की कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द मशीन टू फंक्शन। ईच ऑफ द कंपोनेंट्स हैड अ वैल्यू व्हेन न्यू ऑफ वाज $3000। सर इंडिविजुअली जो है ये एसेट, कोई भी एसेट जो है ना $5000 के थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा। एक 2000 का है, एक 5000 का है, 3000 के हैं, मगर क्यूमुलेटिवली 2 + 5 7, 7 और 9 16,000। तो सर क्या, चूँकि ये इंटरडिपेंडेंट एसेट्स हैं तो हमें पता है कि हम इसको क्यूमुलेटिवली देखते हैं, तो क्या ये लो वैल्यूड एसेट कहलाएंगे ये जो फैक्ट्री मशीन है? नो। सही है। तो क्या एग्जेम्पशन अप्लाई होगी? नो। तो सर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आज के बाद हम लोग IFRS 16 में लो वैल्यूड एसेट क्या होता है उस पर हम लोग कभी भी जो है एम्बिग्विटी में नहीं जाएंगे। आई होप सर आपको क्लियर है।
अच्छा यार, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर आप ये जो है ना एग्जेम्पशन रूल वापस बता दें। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट लेसी इज़ रिक्वायर्ड कि वो अपनी जितनी भी लीजेज है ना उसको जनरल अप्रोच में क्लासिफाई करे, जिसको हम ROUA अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेसी जो है वो ROUA एसिड बुक करता है। कोई भी लीज की सीधा जनरल अप्रोच, कोई भी लीज की जनरल अप्रोच की बकेट, जनरल अप्रोच की बकेट, जनरल अप्रोच की बकेट, कोई भी लीज। स्टैंडर्ड बोलता है कि आपके पास एग्जेम्पशन है लेसी के पास, ये लेसी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं एग्जेम्पशन कह रहा हूं। एग्जेम्पशन किससे हो जाएगी? जनरल अप्रोच से। ऑप्शन है कि लेसी सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज कर सकता है, अपनी लीज को इस बकेट में डाल सकता है सिंप्लीफाइड अप्रोच की, प्रोवाइडेड के ये दो बातें। नंबर 1, वो एसेट लो वैल्यूड एसेट हो, या फिर वो लीज शॉर्ट टर्म लीज हो। शॉर्ट टर्म लीज को अभी छोड़ो सर, वो एसेट लो वैल्यूड एसेट होगा तो लेसी के पास ये ऑप्शन होगा कि ही और शी कैन क्लासिफाई हिज और हर लीज यूजिंग सिंप्लीफाइड अप्रोच, मतलब रेंट एक्सपेंस अप्रोच। फिर हमने पढ़ा लो वैल्यूड एसेट क्या होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने 4 अहम बातें बताई तुम्हें। सर नंबर 1 बात, कोई भी एसेट लो वैल्यूड एसेट उस वक्त कहलाएगा जब उसकी वैल्यू $5000 या उससे कम की हो। अलबत्ता आपने एक चीज़ देख लेनी है कि भाई ये एसेट लो वैल्यूड उस वक्त कहलाएगा अगर तो ये नया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती। हो सकता है कोई एसेट नया होता तो उसकी वैल्यू $5000 से ज़्यादा की होती, बट आज 2000 की, तो क्या वो लो वैल्यूड एसेट कहलाएगा? नो। आज की टर्म्स में देखनी, आज अगर उसकी वैल्यू होती, अगर ये नया होता आज, तो क्या होती। इसी तरीके से मैंने कुछ बाइकें खरीदी, लीज पे ली, खरीदी नहीं लीज पे ली, इस नीयत से कि मैं आगे अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इसको किराए पे दूंगा, लीज पे दूंगा, सब लेट करूंगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुमने जो बाइक लीज पे ली है ना, माना वो 2 लाख की ली है, वो $5000 से कम की है, 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए के $5000 से कम ही बनते हैं। मगर चूंकि तुम्हारी नीयत है कि तुम इसे आगे सब लीज करोगे, तो माना ये लो वैल्यूड एसेट है, बट इसके ऊपर तुम सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज नहीं करोगे। जो हमने अभी थर्ड केस देखा, केस सी, मैंने लिखवाया भी है यहाँ, बट एग्जेम्पशन वॉन्ट अप्लाई। सही है ना? आई होप आपको क्लियर है। अच्छा जी, इसी तरीके से आखिरी जो लो वैल्यूड एसेट की हमने मॉडलिटी देखी कि सर जो है बाजुकात इंटरडिपेंडेंट एसेट्स होते हैं, तो चाहे वो इंडिविजुअली लो वैल्यूड हो, बट आप उनको क्यूमुलेटिवली देखेंगे कि क्यूमुलेटिवली जो है क्या उनकी वैल्यू बनती है। इफ क्यूमुलेटिवली दे एक्सीड द थ्रेशोल्ड ऑफ $5000, सो दे वुड बी कंसिडर्ड एज क्या कहते हैं, a normal asset and exemption won't be applied on those assets. आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। सर हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले लो वैल्यूड एसेट पे, हमने देखा कि सर कोई भी जो है लीज लेसी के पर्सपेक्टिव से देयर आर 2 अप्रोचेस, सिंप्लीफाइड अप्रोच एंड जनरल अप्रोच। बाय डिफ़ॉल्ट लेसी वुड बी क्लासिफाइंग ऑल ऑफ हिज और हर लीज यूजिंग जनरल अप्रोच एक्सेप्ट फॉर द 2 सिनेरियोज। जब मैं जनरल अप्रोच की बात करता हूँ, जिसको हम ROUA अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, सर लेसी 2 सिनेरियोज में, दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो जाए, एंड के साथ नहीं और के साथ है, दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो जाए, तो लेसी के पास ऑप्शन है कि ही और शी कैन ऑप्ट फॉर सिंप्लीफाइड अप्रोच, मतलब रेंट एक्सपेंस अप्रोच। नंबर 1, द एसेट इज़ लो वैल्यूड एसेट, उसकी मॉडलिटी हमने देखी। फिर हमने बात की कि सर जो है दूसरा सिनेरियो, अगर तो लीज शॉर्ट टर्म हो। अब सम शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म लीज को पढ़ने से पहले दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय लीज टर्म। लीज टर्म होती क्या है? नाउ दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे जो है क्या कहते हैं, बाकायदा बहुत सारे, अभी जब मैं IFRS 16 की जो है ये बैंक में जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोगों को सर जोड़ना पड़ा था। सही है, क्योंकि लीज टर्म एक बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग एरिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लेवल पर जो है इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच के साथ में बताऊँ। सो देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें 3 किस्म के पीरियड्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर तुम अपने घर का ही कॉन्ट्रैक्ट अगर कभी तुमने देखा हो, सही है ना, तो सर एक होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है कि भाई ये वो पीरियड होता है जिसमें ना लेसी बैकआउट कर सकता है ना लेसर बैकआउट कर सकता है, नॉन कैंसिलेबल।
सही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है। फिर एक वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो है कैंसलेबल तो होता है, बट वो कैंसलेबल हो सकता है, वो डिपेंड करता है या तो जो है इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द लेसी एंड लेसर के वो कैंसलेबल तो होता है, बट कैंसलेबल पे हो सकता है कोई नॉमिनल सी पेनल्टी हो या कोई पेनल्टी ही ना हो। सही है, कोई पेनल्टी ही ना हो। जैसे नॉर्मली होता है नॉन कैंसलेबल पीरियड होता है 11 महीने का, 11 महीने के बाद जो है आप चाहो तो आप नोटिस दे के जो है वो वेकेट करवा सकते हो कैंसलेबल पीरियड। सही है। फिर एक होता है रिन्यूएबल ऑप्शन, जैसे बैंक्स के केस में काफ़ी हम लोग एक ब्रांच का कर रहे थे, तो उसके अंदर बाकायदा एक क्लॉज डलवाया था कि भाई जो है हम चाहें तो हम अगले 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर नॉन कैंसलेबल पीरियड भी होता है, जब भी आप किसी से किराए का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किराएदारी का कैंसलेबल पीरियड भी होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, रिन्यूएबल ऑप्शन भी होता है। तो लीज टर्म IFRS 16 के लिए कौन सी टर्म कहलाएगी, कौन सा टेन्योर कहलाएगा? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार IFRS 16 के लिए जो लीज टर्म होगी ना वो इन तीनों चीज़ों का मजमुआ होगी, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। एक बेस केस बना लेते हैं। लेट्स से उमर जो है मेरे पास, मैं घर के ऊपर एग्जांपल तुम लोगों को दे देता हूँ, ऑफिस के ऊपर ले लो। उमर मेरे पास आया, उमर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार उमर जो है क्या कहते हैं कि भाई जो है उमर मैं लैंडलॉर्ड हूँ लेट से, या मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। उमर लैंडलॉर्ड है, मैं उमर के पास गया, मैंने बोला उमर भाई मुझे ये ऑफिस चाहिए किराए पे, एक ब्रांच हम लोग खोल रहे हैं, लेट से बैंक की ब्रांच खोल रहे हैं। सही है। मैंने उमर को बोला कि भाई जो है उमर मुझे जो है ये ब्रांच खोलनी है, तो भाई तुम एक काम करो मुझे जो है ना ये किराए पे दे दो। उमर ने बोला सही है हसन भाई बैठते हैं। तो हमने आपस में म्यूचुअली तय किया कि भाई देखो 5 सालों तक जो है ना तुम कैंसिल, अगेन दीज आर द हाइपोथेटिकल जो है क्या कहते हैं फिगर्स विच आई एम कोटिंग, प्रैक्टिकली जो है ऑब्वियसली चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन यू नो द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उमर को मैंने बोला कि भाई चलो यार एक काम करते हैं, 5 सालों तक जो है ना ये जो जगह होगी ना तुम बैकआउट कर सकते हो ना मैं बैकआउट कर सकता हूँ, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। मैं उमर ने बोला सही है, तय हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड 5 साल है। फिर उमर ने बोला कि सही है हसन भाई आप एक काम करें 2 साल जो है ना आप और भी रखें, कोई मसले वाली बात नहीं, बट ये कैंसिलेबल होगी सब्जेक्ट टू सम पेनल्टी और जो भी मॉडलिटीज़ होती हैं। सही, कैंसिलेबल पीरियड होगा। याद रखो ये जो कैंसिलेबल का ऑप्शन होना चाहिए ना ये लेसी के पास होना चाहिए, मेरे पास, लेसर के पास नहीं, लेसी के पास होना चाहिए। इसको देखने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये ऑप्शन जो है लेसी के पास होना चाहिए। इसको मैं लिखवा भी दूंगा इंपॉर्टेंट नोट बाय मारफानी में। सही है। कैंसिलेबल पीरियड है 2 महीने का, 2 साल का, तो टोटल 5 + 2 7। उमर ने बोला सर चूंकि जो है जाहिर सी बात है कि आपकी ब्रांचेस वगैरह का है, तो जो है क्या कहते हैं आप एक काम करो, आपके पास ना ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद 5 साल और होंगे या 3 साल और होंगे, आपके पास 3 साल और होंगे, आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रिन्यू करवा लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रिन्यू करवा लो 3 सालों के लिए। मैंने बोला सही है। अब सर इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो जो तुम्हारा टोटल टेन्योर है ना, नॉन कैंसिलेबल वो 5 साल है, कैंसिलेबल पीरियड 2 साल है, रिन्यूएबल ऑप्शन 3 साल है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो लीज टर्म जो है ना वो तुम्हारी होगी नॉन कैंसिलेबल पीरियड, नॉन कैंसिलेबल तो होगा ही होगा, प्लस कैंसिलेबल पीरियड भी होगा, प्रोवाइडेड कि अगर तुम एज अ लेसी तुम्हारा इरादा है कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करोगे, उस लीज को कैंसिल नहीं करोगे उस कैंसिलेबल पीरियड में, अगर तुम्हारा आज इरादा है। सर आज बैठ के मैं 2 साल भाई एस्टिमेट कर रहे हैं ना, एक इरादा तो होता है ना, बिजनेस जो है जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज पे चलता है। नहीं सर अगर चेंज हो गया तो वो बाद में मॉडिफिकेशन वगैरह उसमें जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह, सीए फाइनल्स में तुम पढ़ोगे। अभी फिलहाल आज की बेसिस पर हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं, दिस इज प्योर एस्टिमेट। तो सर अगर तो मेरा इरादा है कि मैं कैंसिल नहीं करूंगा, कैंसिलेबल पीरियड इफ लेसी इंटेंड्स नॉट टू कैंसल, तो तुम इसे भी लीज टर्म का हिस्सा बनाओ और रिन्यूएबल ऑप्शन को भी हिस्सा बनाओ, अगर तो तुम्हारा इरादा है कि तुम रिन्यू करवाओगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं लीज टर्म वुड बी नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस कैंसिलेबल पीरियड इफ द लेसी इंटेंड्स नॉट टू कैंसिल ड्यूरिंग दैट पीरियड, प्लस रिन्यूएबल ऑप्शन इफ द लेसी इंटेंड्स टू रिन्यू और अवेल दैट रिन्यूएबल ऑप्शन। आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। तो सर अगर ये तीनों के तीनों सिनेरियोज होते तो इस सिनेरियो में लीज टर्म आपकी कितनी होती, लीज टर्म कितनी होती सर? 5 2 7 7 और ये 10 साल। अच्छा सर
एक केस कर लेते हैं क्विकली, केस वन कर लेते हैं। सर उमर से मेरे पास यही सिनेरियो है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, कैंसिलेबल पीरियड 2 साल है, और रिन्यूएबल ऑप्शन है आपके पास लेट्स से यही सारी मॉडलिटीज़ हैं। सर मेरा इरादा है कि मैं कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल कर दूंगा। सर वो क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या भाई मैं इसलिए कि क्योंकि पेनल्टी कम है और मुझे पता ही है जो ब्रांच मैंने खोली है एक्सपेरिमेंट के लिए खोली है, चले या ना चले। तो जल्दी से बताओ, अगर तो मेरा कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करने का इरादा है तो मेरी लीज टर्म कितनी होगी सर? मेरी लीज टर्म कितनी होगी सर केस 1 में? अगर तो मेरा कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करने का इरादा है तो लीज टर्म कितनी होगी? 5 साल। ज़बरदस्त। केस 2, भाई नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो 5 साल है, कैंसिलेबल पीरियड में मेरा इरादा है मैं कैंसिल नहीं करूँगा। अलबत्ता रिन्यूएबल ऑप्शन के अंदर जो है ना, उमर जो है वो रेंटल्स बहुत ज़्यादा मांग रहा है, 3 गुना मांग रहा है। सही है ना, कि उसको पता है कि यार हसन मारफानी जो है ये जाहिर सी बात है ये ब्रांच को बंद नहीं करेगा क्योंकि इसकी स्टार ब्रांच है। तो इसने क्या किया, रिन्यूएबल ऑप्शन का मुझे ऑप्शन तो दिया बट डबल रेंटल चार्ज कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है रिन्यूएबल ऑप्शन तो है बट मैं रिन्यू नहीं करवाऊँगा। तो बताओ लीज टर्म कितनी होगी? लीज टर्म कितनी होगी? मैं रिन्यू नहीं करवाऊँगा, लीज टर्म कितनी होगी? ज़बरदस्त, 7 साल। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर केस 3, सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कैंसिल करवा दूंगा। सही है, कैंसिल करवा दूंगा और रिन्यूएबल ऑप्शन है 3 साल का और मैं अवेल करूंगा रिन्यूएबल ऑप्शन को। लीज टर्म कितनी होगी? रिन्यूएबल ऑप्शन को अवेल करूंगा, कैंसिल करवा दूंगा और रिन्यूएबल ऑप्शन को अवेल करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, कैंसिलेबल पीरियड में मैं कैंसिल करवा दूंगा, सही है, और रिन्यूएबल ऑप्शन को अवेल करूंगा। कितना है बताओ, जल्दी से बताओ। केस 3, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे अल्लाह के बंदो, ये केस हो ही नहीं सकता। अरे भाई जब कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करवा दूंगा तो मैं रिन्यूएबल के ऊपर भी सोचूंगा क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो चुका। नहीं समझे? अबे भाई ये केस कहां से हो सकता है कि मैं कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करवा दूंगा तो उसके बाद रिन्यू कहां से करवाऊंगा? रिन्यूएबल ऑप्शन अवेल कैसे करूंगा? वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, तो वो अगेन वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा यार एक सवाल आया है कि सर ये तीनों पीरियड्स का होना ज़रूरी है हर कॉन्ट्रैक्ट में? नो 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 नो, ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है ना। बाज़ का रिन्यूएबल ऑप्शन नहीं होता तो आप उसको कंसीडर ही नहीं करोगे। सही है, तो इट डिपेंड्स और इट वेरीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सही है ना। तो आई होप आपको सर ये चीज़ क्लियर है। जो सवाल में दिया हो ना, अब ऐसा नहीं हो, परेशान नहीं हो जाना कि नॉन कैंसिलेबल और कैंसिलेबल पीरियड है, रिन्यूएबल ऑप्शन नहीं है तो तुम रिन्यूएबल ऑप्शन के पीछे लग गए। अरे भाई नहीं है तो नहीं है। जैसे हमारे काफ़ी ब्रांचेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर कोई रिन्यूएबल ऑप्शन होता ही नहीं है। सही है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर अब इधर एक सवाल आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि सर आपने ये बता दिया ये सारी चीज़ें, बट थोड़ा प्रैक्टिकली बताएं हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। हम एस्टिमेट कैसे करते हैं कि भाई कैंसिलेबल पीरियड को हम जो है कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ना हो, नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस एक्यूमेन है, अगर तो जो है आपने दोनों को राइट दे दी, हाँ ये घरों के केसेस में तो हो सकता है, घरों के केसेस में तो हो सकता है, बट नॉर्मली बिजनेस में नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर आप बाकी चीज़ों को देखोगे, कैंसिलेबल को देखोगे, कोई एक ना एक तो पीरियड होगा ना। सही है, हाइपोथेटिकली भी अगर मैं बात करूँ। अच्छा यार कुछ बच्चों का होता है कि सर जैसे आप प्रैक्टिकली जो है आप ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवाते हैं इसको इंडस्ट्री वगैरह में, तो ज़रा आप बताएं कि सर ये कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल पीरियड को आपने लिखवाया कि भाई आप उस वक्त लोगे जब आपका इरादा हो कि आप जो है वो कैंसिल नहीं करोगे उस पीरियड में लीज़ की कॉन्ट्रैक्ट को या रिन्यूएबल ऑप्शन को आप अवेल करोगे, तो सर वो क्या बेसिस होती हैं? मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट टू ग्रूम यू प्रैक्टिकली एंड प्रोफेशनली, ताकि तुम 4 बंदों में बैठो तो तुम्हें पता हो कि सिर्फ तुम लोग रटू तोते ना बने हुए हो। तो इसको ज़रा एक दफ़ा देख लो, ठीक है ना। सर एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और तुम लोग ही मुझे बताओगे कि सर आप कैंसिलेबल पीरियड में कैंसिल करोगे या नहीं करोगे। अज्यूम करो तुम सब लेसी हो, फैक्टर्स बता रहा हूँ मैं। सर
नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल का, कैंसिलेबल पीरियड है 2 साल का। मैंने अब अपने ऊपर रख के बताना कैंसिलेबल, आज खड़े होके मैंने तुम्हें बोला कि अगर तो कैंसिलेबल पीरियड में आप लोग कैंसिल करना चाहते हो कर लो, कोई मसला नहीं है, बट अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको 5 टाइम्स ऑफ द रेंट देना पड़ेगा। यानी जितना रेंट है तो अगले जितने भी महीने होंगे हर महीने का रिमेनिंग मंथ का मल्टीप्लाई बाई 5 आपको देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या कैंसिल करने का सोचोगे? जितने महीने बचे उन सब का रेंट मल्टीप्लाई बाई 5 देना पड़ेगा। हाँ, वुड नॉट कैंसल, वुड नॉट कैंसल, वुड नॉट कैंसल। कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कर सकते हो, बट आइडियली नहीं करोगे। एक और एग्जांपल, ये वाला, ये सिग्निफिकेंट पेनल्टी वाला देख लो। ये प्रैक्टिकली जो है ये सिग्निफिकेंट, ये कुछ स्टैंडर्ड ने ये कुछ फैक्टर्स दिए हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो नहीं पढ़ना, सही है। ये सिर्फ तुम्हारी। एक और एग्जांपल, तुम नहीं बताना है, अज्यूम करो उमर ने जो है क्या कहते हैं एक आउटलेट खोला उमर कॉफ़ी शॉप के नाम से, सही है। अब उमर का जो एक आई वुड से क्या कहते हैं सिग्नेचर आउटलेट है, एक हर जगह का एक सिग्नेचर आउटलेट होता है ना, सही है, हर प्रेमिसेस का, जिसको मेन ब्रांच भी आप कहते हो, सही है। जैसे ग्लोरिया जीन्स की नॉर्मली ये कराची में जो है SMCHS जो है वो क्या कहते हैं, या बटलर्स चॉकलेट कैफ़े की अगर मैं बात करूं तो जो है क्या कहते हैं ये DHA की जो कराची में ब्रांच है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज स्टार ब्रांच। लाहौर में MM आलम रोड पे जो ब्रांच है, सही है ना, जो आउटलेट है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द स्टार ब्रांच, और आई वुड से सिग्नेचर आउटलेट। तो सर अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा उमर ज़्यादा पीता है, चलो चाय ज़्यादा पीता है, चलो सही है, तो उमर कॉफ़ी की जगह उमर टी शॉप रख देते हैं। अब सर अब उमर की जो शॉप है वो लेट से उसने किराए पे ली हुई है, मुझसे ही ली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ कि अब मैंने उमर को बोला कि उमर यार ये तुम्हारी जो है क्या कहते हैं 5 सालों का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, 2 सालों का कैंसिलेबल पीरियड है, तुम चाहो तो अगले 5 सालों में रिन्यू भी करवा लो। मुझे बताओ उमर ये इसकी स्टार ब्रांच है, सिग्नेचर ब्रांच है, ये रिन्यू करवाएगा या नहीं करवाएगा? बताओ, ये रिन्यू करवाएगा या नहीं करवाएगा? बताओ, इसकी स्टार ब्रांच है सर, लाजमी रिन्यू करवाएगा, लाजमी रिन्यू करवाएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार ये तो मेरी स्टार ब्रांच है, मैं इसको बंद ही नहीं कर सकता, अगर तो ये मैंने बंद की तो इसका मतलब ये है, या बाजू का जगह का भी होता है भाई, लोग जगह देख कर आते हैं। अब मैं आसान सी चीज़ है, यानी मैं अपने लिए सहूलत देखूंगा कि यार मेरे लिए कौन सी सहूलत है, सिक्योरिटी क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जगह जैसे ही चेंज हुई, अरे भाई एक दुकान से आप दूध पिछली गली में चले जाओ, लोग परेशान हो जाते हैं, ढूंढते रहेंगे, मासूम लोग हैं ना। तो सर बताने का मकसद ये है कि सर ये जो एग्जांपल थी स्टार ब्रांच वाली, इसके अंदर ऑब्वियसली उमर वुड बी गोइंग फॉर द रिन्यूअल। अगर उससे 2 गुना ज़्यादा भी मैं रेंट ले लूँ ना, वो शायद सोचेगा यार मैं 10 गुना ज़्यादा कमा लूँगा, भले इसको हसन को जो है लैंडलॉर्ड को ये कीकड़पन कर रहा है, इसको 2 गुना ज़्यादा दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आई होप आपको सर ये चीज़ क्लियर है, आई होप सर आपको ये चीज़। तो सर इट वॉज जस्ट टू गिव यू। हसनैन मेरी जान कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सर, डे 1 पे कैसे बन जाएगी? एक हसनैन का बड़ा मासूम सा सवाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है हसनैन मेरी जान, अज्यूम करो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, यानी 20-25 सालों से चल रहा है, अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अब तो सिग्नेचर ब्रांच बन गई। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। या जैसे मैं बैंक के केस में बताऊं, बैंक की जो मेन ब्रांच होती है ना, एग्जांपल मेन ब्रांच जो है अभी बन रही है, तो मेन ब्रांच तुम्हें पता है वो मेन, उसके अंदर सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, सही। तो मेन ब्रांच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिग्नेचर ब्रांच फाइनेंशियल सेक्टर में। जैसे हबीब बैंक की मैं बात बताऊं, मेन ब्रांच वो कभी हो ही नहीं सकती, आप उसको बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेन ब्रांच नहीं होगी तो बाकी आपके फिर ब्रांचेस का फायदा नहीं है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट सारे। अब बैंक इस्लामी के हम लोगों का क्लिफ्टन पे डॉलमेन मॉल है, सही है, तो मेन ब्रांच जो है क्या कहते हैं अभी हम लोगों की शिफ्ट हुई है, स्काई टावर में चली गई है। तो अगेन इट इज़ ऑलवेज क्योंकि हम उसको बंद नहीं कर सकते। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है।